नमस्ते दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आप लोगों के? मैं अच्छा हूं और आप लोगों से बहुत बहुत नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। और सबसे पहले नमस्ते, आप सभी लोगों से नमस्ते। और कैसे हो आप सभी लोग? क्लास 10th के हीरो, आप सबका बेसब्री से इंतजार था हमको। और मैं आप लोगों का तहे दिल से आभारी हूं कि आप सबके कहने की आप सब मेरा इंतजार किए, आप सबने बोला कि क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ा दीजिए। बेटा बहुत बहुत आभारी हूँ आप सब। लेकिन आज जो मैं सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये क्लास 10th के वैरियर्स आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग एमसीक्यू करेंगे और इलेक्ट्रिक चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे, जितने आ जाएंगे। और एमसीक्यू जैसा कि क्लास 10th के बच्चों, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू से करीब 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको एमसीक्यू पूरा अच्छे से करा के दूं। मतलब एमसीक्यू में केवल आपको टिक कराना नहीं सिखाऊंगा, यहाँ पे मैं एमसीक्यू पढ़ाऊंगा आपको। एमसीक्यू के एक एक ऑप्शन को आप अच्छे से रीड करोगे, समझोगे कि एमसीक्यू है क्या, फिजिक्स है क्या सही मायने में। मेरे साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए इस वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो। क्योंकि एमसीक्यू आप लोग देखने वाले हो, जैसा कि मैं देखो साइड में यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लगा दिया करूंगा, जिससे एक एक कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो, मैं आज की जो क्लास है हम लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक रीड करेंगे। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का एक एक यानी बहुविकल्पी प्रश्न है जो इसको लेके आएंगे। और अगर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की भी रिक्वायरमेंट होगी तो उनको भी पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि बस बेटा लोग जो भी अभी है, जितना दे पा रहा हूँ, इसको इस पर प्यार आप बनाए रखिए। और आप लोग का प्यार भरपूर मिलता है। आपका एक भी बच्चा अगर हमको कहता है कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि हमसे कुछ बच्चे जुड़ते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, मैं उनको कुछ समझा पाता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बेटा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। टाइम आप लोग का बहुत ही मूल्यवान है। इस टाइम पे बोर्ड परीक्षा आपकी नजदीक है। मन लगा के पढ़िए, फाड़ के रख दीजिए, एकदम एकदम तहलका मचा दीजिए। आपके 10th के मार्क्स इतने बेहतर आने चाहिए कि आप सामने वालों के, और जो आपके बारे में गलत इंटेंशन रखते हैं, गलत सोचते हैं, उनके लिए आपका करारा जवाब होना चाहिए। 90+ का सपना देखिए दोस्त, मजा आएगा लाइफ में। अगर मार्क्स अच्छे आते हैं ना, तो अपना जो मोरल होता है ना, इतना हाई जाता है कि हम कुछ भी करके दिखा देते हैं। और कुछ नहीं बेटा, अगर नॉर्मली भी रहते, अभी तक हम कितना कैसे हैं, क्या पढ़े, इससे कोई मतलब नहीं रखता। अब क्या करने वाले हैं ये मायने रखता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने हमने लगा दिया है, देखो एक चीज समझेंगे, विद्युत आवेश का मात्रक। विद्युत आवेश का मात्रक, पहला क्वेश्चन समझेंगे हम लोग। पहला देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, विद्युत आवेश का मात्रक। आवेश, इसको चार्ज भी कहते हैं बेटा, चार्ज कहते हैं आवेश को। आवेश नॉर्मली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, धनावेश व ऋणावेश। दो टाइप के चार्ज होते हैं। एक होता है ऋणावेश, ऋणावेश पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसकी मात्रक की बात करता है, तो आइए इसका ढेर सारा मात्रक जानते हैं। कोई भी अगर मात्रक आ जाता है आपके बोर्ड में तो आप समझ जाएंगे। देखिए होता क्या है, Q बराबर आई टी, आपने पढ़ा होगा। खुला हुआ है, आ जाइए। थैंक यू। ये रख देते, अभी वापस कर दें किसको, थोड़ी देर बाद दे देते हैं। चलिए, और आज की क्लास तो बहुत ही अच्छी होने वाली है, मुझे पता चल गया, क्योंकि अभी अभी देखो प्रसाद भी मिल गया है। और बीच में हम आपको भी खिलाएंगे प्रसाद, बस आप ये मत सोचिए कि अकेले खाएंगे हम, ठीक है। बस पहले पढ़ लेते हैं, फिर प्रसाद खिलाते हैं और खाते हैं आपको। थैंक यू। और आंटी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने प्रसाद दिया। चलो शुरू करते हैं। क्या होता है Q बराबर आई टी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है बेटा, I बराबर होता है Q अपान टी, पढ़े है ना। यहाँ देखो Q बराबर आई टी, अगर मैं यहाँ से इसकी एक यूनिट निकालूं, ध्यान समझना, I का होता है एम्पियर सेकेंड, समय का क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। और इसी को बोलते हैं बच्चा कूलाम। क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं, ठीक है। एक इसकी यूनिट होती ESU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट, इलेक्ट्रो स्टेट
स्टेट यूनिट, एक मात्रक ये भी होता है इसका, और एक मात्रक होता है बेटा इसका इसका मैक्सवेल, और एक मात्रक होता है बेटा इसका EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और एक मात्रक होता है बेटा इसका फैराडे, फैराडे। और हमको पता है फैराडे ये सबसे बड़ा मात्रक होता है, क्योंकि हम जानते हैं 1 फैराडे बराबर 3.33 कूलाम नॉर्मली चार्ज होता है, इसका मतलब ये, ठीक है। ये ढेर सारे इसके मात्रक हो गए, तो इसमें आंसर क्या लिखना है आपको, कूलाम ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जूल दे रखा है, वोल्ट और एम्पियर। जूल किसका मात्रक होता है, जूल कार्य का मात्रक होता है, ठीक है। और वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता है बेटा, तो ये विभव का मात्रक होता है, पोटेंशियल का मात्रक होता है। एम्पियर ये धारा का मात्रक होता है कि नहीं, अलग अलग। चलिए उसके बाद एम्पियर सेकंड मात्रक किसका, अभी हमने पढ़ा ना, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, आवेश का। देखो ऐसे ही करके दो दो क्वेश्चन हो गए आपके, है ना। एक चीज को कंप्लीटली अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे मन लगाकर किसी भी चीज को, देखो एमसीक्यू पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम देखे ये टिक करते चले गए, नहीं। अगर हम एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम कई क्वेश्चन कर पाएंगे, है कि नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। देखो तीसरा क्या है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा। मैंने अभी आपको क्या बताया, आवेश दो होते हैं। आवेश यानी जो तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा, देखो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा ये तीनों कंडीशन में, देखो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल होता है, यानी इस पे जीरो चार्ज होता है, जिसको उदासीन बोल सकते हो आप, जिस पे जीरो चार्ज होता है। जीरो एक नेचुरल मतलब कि उदासीन संख्या है, ठीक है, ये समझते हैं हम लोग। तो देखो इसकी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे टॉमसन ने, जे टॉमसन सर ने, ठीक है, जे सर ने। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड सर ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक सर ने की थी, चैडविक सर ने, ठीक है। अच्छा इसके लिए गोल्ड स्टीन भी कहीं कहीं नाम आ जाते हैं, गोल्ड स्टीन। हालांकि दोनों का डिफरेंट है कुछ। इन्होंने क्या किया था बच्चा, इन्होंने इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी थी गोल्ड स्टीन सर ने, इसीलिए कहीं कहीं प्रोटॉन की खोज के लिए गोल्ड स्टीन सर को भी दिया जाता है। अच्छा सुनिएगा मेरी बात आराम से, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज यानी आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। कैसा होता है बेटा, निगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो भी होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है। और न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और समझिए इसमें आवेश की मात्रा तो पता चल गया ना आप लोग से। अच्छा एक चीज और समझ जाएंगे यहाँ पर हम लोग, कि इन पर जो इनका जो मास होता है, जैसे इसका मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इसको भी समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लेते हैं इसका मास कितना हो जाएगा। इसका मास होता है 1.9 गुणा 10 की पावर माइनस का 31 kg, ठीक है। और प्रोटॉन का मास होता है बेटा 2.27 गुणा 10 की पावर 27 kg, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब इधर देखिए तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखो चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है। चौथा, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, समझो आई बराबर है बेटा 2 एम्पियर, समझेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन को 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा बतानी है। 2 सेकंड में, यानी कि 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा बतानी है आपसे। तो हमने अभी क्या बताया, आई बराबर होता है क्यू अपान टी बेटा, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको क्यू निकालना है। क्यू बराबर हो जाएगा आई टी, तो क्यू बराबर आई की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, और टी की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड। तो क्यू बराबर कितना आ गया बच्चा, 4 एम्पियर सेकेंड, या इसको 4
कूलाम भी बोल सकते हैं। देखो आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आंसर 4 कूलाम दे रहा है। ठीक है, 1 मिनट। आंसर कितना दे रहा है बेटा, देखो 4 कूलाम दे रहा है। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, इधर समझिएगा। जो विद्युत धारा है बच्चा, विद्युत धारा, ठीक, ये क्या होता है, मेरी बात सुनिएगा, इससे हम आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं, आवेश प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, देखो जो विद्युत धारा है बेटा, ये मूल राशि है। कैसी राशि है, मूल राशि है। ठीक है, तो इसका जो मूल मात्रक वो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। यानी कि अगर आप समझो I बराबर होता है Q/T। अगर बच्चे हम T बराबर 1 सेकेंड रख दें, ठीक है, तो I बराबर Q हो जाएगा, है कि नहीं। यानी आवेश, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा कहेंगे हम लोग। इसीलिए ये मूल राशि है और इसका जो मात्रक होगा वो होगा एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर हो जाएगा, समझिएगा। चलिए, तो फिर इसमें देखो कूलाम तो आपको पता ही है ना। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। जूल की तरह किसका है, कार्य का। ओम किसका है, ये प्रतिरोध का मात्रक। आइए आगे पढ़ते हैं। विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ समझो, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है। 6वां क्वेश्चन, यहाँ देखो, विद्युत धारा का मापन किया जाता है। देखो पहला दिया है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर होता है बेटा, वोल्ट मीटर से आप विभव माप सकते हो। ठीक है, फिर क्या दे रखा है इसमें, अमीटर दे रखा है। अमीटर जो होता है ये विद्युत धारा से को नापते हैं। जैसे किसी भी तार में धारा प्रवाहित हो रही, किसी भी चालक में धारा प्रवाहित हो रही, कैसे पता करेंगे हम, तो अमीटर से हम पता कर सकते हैं। अमीटर से हम ये जान सकते हैं कि चालक में धारा प्रवाहित हो रही है नहीं हो रही है। आई बात समझ में कि नहीं, अमीटर से। यानी कि वैद्युत धारा का मापन अमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, ये अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसको यूज किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, और ऊर्जा मीटर से, ऊर्जा मीटर नॉर्मली कोई यूनिट होती नहीं है, एक ऊर्जा मापने के लिए आप कह सकते हो, लेकिन ऐसी कोई यूनिट नहीं होती। इसको ऊर्जा मापने के लिए हम नॉर्मली जैसे कि, हाँ चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। देखो अब ये क्वेश्चन समझेंगे, थोड़ा इसको हम रफ कर देते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ 7वां क्वेश्चन, इसको रफ करने की बात करते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। बेटा एक ही समझिएगा मेरी बात आराम से। जैसे कि ये 7वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है 7वां। ये क्या है, एक चालक है, मान लो ये एक चालक मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा समझिए, इससे कई चीज कन्फर्म होगी। ये चालक है, मान लो इस चालक का ये ए सिरा है और ये चालक का बी सिरा है। ठीक है, इसको हमने क्या किया बेटा, इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। समझना मेरी बात को आराम से, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हमको पता है ये धन सिरा, ये माइनस ऋण सिरा है। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात आराम से, यहाँ पर बड़े आराम से समझिएगा बेटा। तो होता क्या है सुनिएगा, जैसे कि ये ऋण सिरा है, हमको पता है चार्ज ऋणावेश होता है। अगर हम देखें ऋण सिरे से धन सिरे की ओर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ऋण सिरे से धन सिरे की ओर कौन प्रवाहित होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट साइड में धन सिरे से ऋण सिरे की ओर धारा प्रवाहित होगी। क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो पहले तो हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, अभी मिल गया ना, कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने पर धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि देखो किसी भी परमाणु में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं बेटा। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इसकी जो सामने बाहर लेयर कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट होती हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं भैया। प्रोटॉन तो मूव करता नहीं है, और न्यूट्रॉन भी, ये सब सेंटर में होते हैं। यहाँ पर आकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि बाहर निकल ही नहीं पाते, ये मूव करते। जब ये मूव करते, इनके ही मूव करने से, और इलेक्ट्रॉन कौन से, जो इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज बन जाता है, फ्री चार्ज, यही इलेक्ट्रॉन मूव करता है,
यही मूव करता है और इसी के मूव करने से करंट जनरेट होती है, धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनती है, करंट बनती है। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है। और एक चीज समझिएगा, इसमें हमेशा याद रखना बेटा कि धारा जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। अगर ऐसे साइन बना है, ये इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। अगर आपसे बोले ए से बी, अगर कभी बोला जाए कि बी से ए इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, धारा ए टू बी हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? नोट कर लीजिएगा इसको। 7वां हो गया। 8वां देखो बेटा, पढ़ते चलो ऐसे ही, आप अपने क्वेश्चन बैंक रख लीजिए और पढ़ते चलिए, नहीं तो रफ में पढ़ते चलो अपने। 8वें नंबर में क्या कह रहा है देखिए, आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाऊंगा। प्रतिरोध का मात्रक, अभी मैंने बताया था ना, प्रतिरोध देखो, प्रतिरोध क्या होता है, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो प्रतीक होता है बेटा, प्रतीक आपने देखा होगा कि इसका प्रतीक कैसा होता है, कुछ ऐसा बना होता है ना, इसको बोलते हैं प्रतिरोध। इसका मात्रक होता है ओम, कभी आपने देखा है ऐसा बना हुआ? ये प्रतिरोध आर ओम, इस क्या हो गया, ये ओम होता है ना, ये प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होता है, देखो इसका मात्रक क्या होगा बच्चा, इसका मात्रक होता है ओम, ठीक, प्रतिरोध का मात्रक। और क्या कह रहा है इसमें, चलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे ना, ऐसे बताते हैं। प्रतिरोध होता क्या है, किसी भी चालक में विद्युत धारा का ये विरोध करता है प्रतिरोध, ठीक, इसका साइन ऐसे बना होता है। चलिए अभी आगे भी इसके बारे में सवाल आएंगे, पढ़ेंगे। 9वें नंबर में देखो, देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन 10⁻⁹ ओम, ये 10⁻⁹ ओम बेटा, ये होता है 1 नैनो ओम का मान। देखो 1, फिर क्या दे रहे, 1 माइक्रो ओम का जो मान होगा बच्चा, वो होगा 10⁶ ओम, ठीक। फिर देखो इसमें 10⁻³ ओम दे रखा है, ये होता है 1 मिली ओम का मान 10⁻³ ओम होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे, ओम के नियम का सूत्र, ओम के नियम का सूत्र 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। ओम के नियम का सूत्र, देखो ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, ओम का नियम, बाकी यहाँ पे समझ लो, समझ में आ जाएगा। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर होता है बेटा IR, V बराबर क्या होता है IR, ये ओम का नियम होता है, ठीक है। सुनिएगा ये क्या है यहाँ पे, V क्या है, V है विभव, ठीक, I क्या है यहाँ पे धारा, और R क्या है बेटा प्रतिरोध, ठीक, ये होता है। उसके बाद देखिए, किसी तार की लंबाई प्रारंभिक लंबाई के 3 गुना करने पर प्रतिरोध हो जाएगा। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर प्रतिरोध हो जाएगा। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले मेरी बात समझ लो बेटा, यहाँ पर देखो होता क्या है कि एक होता है जो, एक मिनट थोड़ा समझ लेते हैं इसको आराम से, मेरी बात सुनिएगा यहाँ पे, कि इसको मैं अच्छे समझा देता हूँ आपको। 11 नंबर का क्वेश्चन, इससे कई क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो पहली कंडीशन कि जो बेटा प्रतिरोध होता है ये एल के प्रोपोर्शनल होता है। प्रतिरोध जो होता है वो एल के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर लंबाई को हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। इसका मतलब अगर मैं इसको कांस्टेंट ले लूं, किसको बेटा, V को, तो ये हो जाएगा R1 बराबर L1, थोड़ा समझना, R1 बराबर L1 इक्वेशन फर्स्ट मान ले, उसी प्रकार R2 बराबर L2 इक्वेशन सेकंड मान ले। अगर मैं समीकरण 1 व 2 से करूं तो समीकरण 1 से और समीकरण 2 में करूं तो बेटा ये R1 अपान R2 बराबर L1 अपान क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। इससे हम क्या करेंगे, इसको आओ सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो क्या कह रहा है कि किसी तार की लंबाई, मान लो पहले L1 बराबर था L, ठीक है, L,
ये मान लो बेटा उधर नहीं लिखेंगे, उधर तो पेपर लगाएंगे ना, तो L हो गया। प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना कर दें। मान लो जो L2 का मान है, प्रारंभिक लंबाई L थी, इसका 3 गुना कर देते हैं, 3L कर देते हैं, तो करने पर प्रतिरोध हो जाएगा। मान लो R1 बराबर R था, तो हमको R2 का मान ज्ञात करना है। चलिए आइए करते हैं इसको। देखो क्या क्या यहाँ पे रख दें, R1 की जगह रख देंगे बेटा R, R2 की जगह हमको R2 का मान निकालना है, ठीक है। L1 की जगह क्या रख दें, L, और L2 की जगह कितना रख दें, 3L रख दें, है ना। तो देखो यहाँ पे समझना, हमको R2 का मान निकालना है। अगर हाँ देखो बेटा, L से L कैंसिल हो गया, ठीक, बचा क्या यहाँ पे, यहाँ देखना R अपान R2 बराबर 1/3 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दे बेटा तो ये क्या हो गया, R2 बराबर 3R हो गया। यानी हमको क्या पता चला कि जो प्रारंभिक प्रतिरोध का 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 3 गुना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, 3 गुना हो जाएगा। चलो 11 नंबर हो गया, ये खत्म करते हैं, फिर आगे करते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको पूरी फिजिक्स पढ़नी है यहाँ पे क्लास 10th के बच्चों, तो आप परेशान मत होइए, जरूर कर दीजिए इसको। मैं आपको पूरा पूरा पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से। और एमसीक्यू, ये एमसीक्यू चल रहा है, ठीक है, हम सब कुछ पढ़ाएंगे एकदम एक तरफ से आपको। चलिए आइए 12 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। बारह नंबर क्या कह रहा है, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध। देखो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, जो प्रतिरोध होता है ये ताप के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर हम किसी चालक का ताप बढ़ेगा बेटा तो आर भी बढ़ेगा, यानी प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ताप घटेगा प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्रतिरोध भी घटेगा। समझिएगा मेरी बात को। तो यहाँ पे क्या होगा, ताप बढ़ेगा तो वैद्युत प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, ताप बढ़ेगा ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। देखिए बी नंबर दे रखा है, 13 नंबर का क्वेश्चन। ये तो 12 नंबर का था ना, हाँ ये 12 था। 13 नंबर देखो, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है। देखिए बेटा मेरी बात सुनिएगा, क्या कह रहा है, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में। देखो ये मैं आपको समांतर और श्रेणी दोनों चीज बता रहा हूं यहाँ पे। देखो समांतर क्रम संयोजन ऐसे होता है, ये ठीक है, जैसे ये क्या होते हैं, एक ही पॉइंट से सब जुड़े हुए होते हैं, ये ऐसे, ठीक है। मान लो ये ए है ये बी है, इसको हमने क्या किया बेटा, एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक, ये बन गया समांतर क्रम से। यहाँ पे R1 ये R2 ये R3, ठीक है। ये प्लस सिरा, ये मैंने अभी बताया था, धारा प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पे धारा I1, यहाँ पे धारा I2, यहाँ पे धारा I3 हो जाएगी। अब विभव इनका एक समान होता है। मेरी बात सुनिएगा आराम से बेटा, कि समांतर क्रम संयोजन में बच्चा जो प्रतिरोध होता है, सॉरी विभव होता है, ये एक समान होता है, एक समान होता है। और जो धारा होती है, धारा ये अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। समझिएगा मेरी बात आराम से, ठीक है, ये चीज समझो। चलो 13 नंबर हो गया, 14 नंबर देखते हैं। देखो 14 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले एन चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या। 4 ओम वाले एन चालक तार, मतलब कि कोई 4 ओम का प्रतिरोध है, तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध। देखो समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/r
R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश डैश 1/Rn होता है कि नहीं ये पूरा का पूरा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यानी कि N/Rn ये हो गया नंबर आप वो। तो फिर यहाँ पे देखो बेटा होता क्या है कि अगर हम R इक्विवेलेंट निकालें तो 1/, अगर इनका सबका क्या मान है बेटा 4 है, यानी कि क्या कह रहा है इनका सबका प्रतिरोध क्या है 4 है। अगर हम ये निकालते जाए 1/4 1/4 4 प्लस यहाँ N/4, ये टोटल जो आएगा 1/R की इक्विवेलेंट N/4 आ जाएगा। अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगा ये हो जाएगा 4/N, ये आ गया आंसर। देखो 4/N भी दे रहा है। चलो ये नोट कर लो 14, फिर आगे करते हैं हम लोग। एक एक क्वेश्चन लगाएंगे बेटा, एक एक क्वेश्चन। और आज की क्लास में 20 क्वेश्चन लेंगे, यानी कि कंप्लीट 2 से 3 वीडियो में, 3 वीडियो में आपका ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, यानी कि एमसीक्यू पूरे खत्म। बड़े आराम से पढ़िए। देखो आपको जल्दी आना नहीं है, अगर बेहतर करना है तो मतलब आप समझो कि हम 1 2 3 वीडियो में, यानी कि कुछ वीडियो में अपनी पूरी क्लास फिजिक्स खत्म कर लेंगे। अगर आज तक आपने कभी फिजिक्स ढंग से नहीं भी पढ़ी है ना, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में कि वास्तव में फिजिक्स है क्या, समझ में आने लग जाएगी फिजिक्स आपको। और अगर फिजिक्स का नंबर बेहतर आ गया ना बेटा, तो आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री कोई भी एक चीज अगर आपका बेहतर आ गया, तो आपको साइंस में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और जरूर आएंगे, ये मेरी पूरी कोशिश है। ठीक, चलिए 1 मिनट। चलिए बेटा 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 15 नंबर का। देखो 15 नंबर का है, क्या रहा है क्वेश्चन, समझिएगा ठीक है अच्छे से। 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा ये जो है अरे इसमें एक शायरी लिखी है, वो सुनाते हैं। मतलब लिया था मिटाने के लिए कि परछाइयों से अपनी ही कतरा के आ गया, परछाइयों से अपनी ही कतरा के आ गया, मैं रोशनी के शहर से घबरा कर आ गया। जंजीर कर रहे थे वो एक मौजे मस्त को, जंजीर कर रहे थे वो एक मौजे मस्त को, सूरज सितारे चांद को ठुकरा के आ गया। बुझने लगी थी रोशनी तेरे ख्याल की, बुझने लगी थी रोशनी तेरे ख्याल की, बाहर में अपने जिस्म से घबरा के आ गया। वाह क्या शायरी है भाई। मतलब हम भी थोड़ा शायर मिजाज के आदमी हैं, कभी भी कुछ अच्छा लगा लिख दिए कहीं भी, और कभी दिमाग में भी आ गया वो भी लिख दिए। और अगर आपको मेरी कहानी पढ़नी है तो प्रतिलिपि ऐप पे जाइए आप, और सर्च करिए संजीव सर की कहानियां, मतलब कि प्रतिलिपि ऐप पे आपको मिल जाएंगे। मेरे नाम से संजीव कुमार पाल से अगर आपको सर्च करिएगा जरूर, तो आपको प्रतिलिपि ऐप पे मेरी कहानी पढ़ने को मिल जाएगी। एक अलग लेवल की कहानियां हैं, और मैं इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी लगा दूंगा। कोशिश करिएगा समझने की। एक कहानी अभी लिख रहा हूँ, प्रतिशोध, राजद्रोह, एक भयानक मौत। बहुत ही अच्छी कहानी की शुरुआत मैंने की है, देखिएगा, अच्छी लगे तो पढ़िएगा आप लोग। चलो क्या है यहाँ पे, 15 नंबर का क्वेश्चन। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। देखिए बेटा, मान लो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये कोई एक प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध है बेटा R, इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया, इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया। इसकी लंबाई देखो L है, समझ लेना मेरी बात। इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया। थोड़ा सा 1 मिनट, देखो इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया। इसको थोड़ा छोटे छोटे करते हैं। इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया, तो इस पे जो प्रतिरोध हो जाएगा वो R/L, R/4 लिख देते हैं ना, R/4। इसका प्रतिरोध भी R/4,
इसका भी r/4 और इसका भी r/4, इसका भी r/4 हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि इन टुकड़ों को फिर पार्स क्रम में संयोजित कर देते हैं यदि संयोजन की तुल्य धारिता r डैश हो। देखो तो कह रहा है इनको हम क्या कर देते हैं बेटा, संयोजित कर देते हैं, किसमें, समांतर क्रम संयोजन में, ठीक है, सॉरी पार्स क्रम यानी कि समांतर क्रम संयोजन में। देखिए बच्चा, तो ये जो आ गया इधर समझिएगा, एक चालक का इतना है, यानी कि तो 4 चालकों के लिए अगर हम बात करें बेटा, तो अगर हम इनको ऐसे ऐड कर दें, पार्स क्रम में ऐसे ऐड कर दे, समझिएगा मेरी बात आराम से, इसको पार्स क्रम में ऐड कर दें 4 को, है ना। ये ऐड कर दें इसको, तो ये r/4, ये भी r/4, ये भी r/4, ये भी r/4 हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर इसके लिए R इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 होता है R इक्विवेलेंट इसके लिए। यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट यानी R डैश का मान आएगा, R1 की जगह 1/r/4 प्लस 1/r/4 प्लस 1/r/4 प्लस 1/r/4, है कि नहीं। ये पूरा 1/r डैश बराबर ऊपर लेके चले जाए सबको, तो ये 4/r प्लस 4/r प्लस 4/r प्लस 4/r हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ गया, r आ गया 1, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 हो जाएगा। यहां देखो बेटा 1/r डैश बराबर 4 4 8 4 12 4 16/r हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये r/r डैश बराबर कितना आ गया, 16 ओम। हमसे यही तो पूछ रहा है, r/r डैश की वैल्यू, है ना, यही तो पूछ रहा है ना, r/r डैश की वैल्यू। हाँ नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और जरूर करिए। मैं तब तक इंक डाल लेता हूं। चलिए आ जाओ बेटा, 16 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 15 समझ में आया ना अच्छे से। चलो 16 नंबर क्या कह रहा है बच्चा, कि यदि R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। मान लो R प्रतिरोध के दो प्रतिरोध हैं, जैसे एक ये है, इसका प्रतिरोध R है, और एक ये है, इसका प्रतिरोध भी R है। इनको कैसे जोड़ने के लिए कह रहा है, समांतर क्रम में कह रहा है, यानी कि हमने ये जोड़ दिया, ठीक। फिर कह रहा है, इधर देखिए, फिर कह रहा है कि एक R प्रतिरोध को इनसे श्रेणी क्रम में जोड़ जाए तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। मान लो इससे हम एक श्रेणी क्रम में भी जोड़ दें ऐसे, तो इनका जो कह रहा है तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होगा, पहले इसका निकाल ले। तो श्रेणी क्रम के लिए R इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। 1/r इक्विवेलेंट बराबर R प्लस 1/r बच्चा, इसका R आया 1 प्लस 1, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 2πr हो गया, 2/r हो गया। यहाँ पे देखो अगर हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालूं तो ये R बाई क्या हो गया, 2 हो जाएगा। फिर देखो इसमें एक R ऐड कर दो, प्लस R ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 एलसीएम तो एक कम तो 1 आया, यानी R आ गया प्लस ये 2R, तो ये कितना, जो R इक्विवेलेंट टोटल आएगा वो 3R बाई क्या आ गया, 2। आंसर देखो आ रहा है ना आपका, ये 16 नंबर का क्वेश्चन। आइए 17 नंबर करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है 17 नंबर, ये खत्म कर दे बेटा। 15 और 16 जरूर इनको कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है।
ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन जरूर से जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि है सिंपल भी और थोड़ा सा ये भी है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कर लीजिएगा जरूर। वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लिया करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, आराम से लास्ट में रिवीजन कर लिया करिए। ऐसे क्वेश्चन तो जरूर लगाइए, क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल तो ठीक है, चलो लगा लिए, लेकिन हमको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं ना, एक तरफ से एक एक क्वेश्चन करना है अच्छे से। चलिए देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को। अब 16 हो गया, 17 नंबर का क्वेश्चन करना है। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए, क्या करना है? किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा हो जाएगी कितनी? देखो क्या कह रहा है, हम समझो यहां पर बेटा एक चीज, हमको ओम के नियम से इसको समझेंगे। ओम के नियम से बेटा देखो, V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। अगर यहाँ पे V कांस्टेंट, यानी V कांस्टेंट बराबर आई आर, यानी आई आर भी कांस्टेंट है कि नहीं? अगर मैं बोलूं कि I1 R1, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट, उसी प्रकार I2 R2 इक्वेशन सेकंड। अगर हम I1 और I2 को देखें तो I1 R1 बराबर I2 R2 हो जाएगा, है कि नहीं? अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देखो कह रहा है बेटा आपसे कि किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए, परिपथ में धारा कितनी हो जाएगी? अगर प्रतिरोध को कितना कर दे? 3 गुना कर दे। प्रतिरोध को 3 गुना कर दे। यहां समझिए, मान लीजिए R1 बराबर R1 बराबर R है, ठीक है? तो R2 बराबर प्रतिरोध को मैं 3 गुना कर दूं, 3R कर दूं, ठीक है? धारा कितनी हो जाएगी? देखो यहां पे अगर I1 बराबर मान लो I है तो हमको I2 निकालना है। यहां समझो बेटा क्या होता है, जैसे कि I1 की जगह कितना है? I है। R1 की जगह कितना है? R है। देखो फिर I2 की जगह हमको I2 निकालना है और R2 कितना है? 3R है कि नहीं? देखो R से R अगर काट दें हम, ठीक, तो ये कितना आ गया? I2 का मान कितना आ गया? देखो I2 बराबर I/3 हो गया, यानी जो I का मान आएगा वो 1/3 आएगा। 1/3 मतलब इस प्रारंभिक धारा का 3 गुना कम, 1/3। इसको क्या बोलेंगे? 1/3। 1/3, तिहाई ऐसे लिखा है, सॉरी गलत लिखा ने, तिहाई, तिहाई नोट कर लीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन था 17 नंबर। 18 नंबर देखो क्या कह रहा है। अच्छा ये भी है कि 5 ओम प्रतिरोध तार को बराबर 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा, यानी कि 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा? जैसे कि मान लेते हैं कि R बराबर था बेटा 5 ओम, हमने क्या किया? इसको 5 बराबर भागों में बांट दिया। किसमें बांट दिया? 5 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक। तो पांच ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा? चलो अच्छा एक बार ट्राई कर देखो,
यहाँ पर इसको हम R1 अपान R2 बराबर L1 अपान L2 से करें। जैसे देखो पहले कह रहा है कि R1 बराबर है 5 ओम, हमको R1 R2 का मान निकाल, R1 बराबर है 5 ओम। तो फिर कह रहा है कि 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर, जैसे मान लेते हैं कि L1 बराबर था L, अब L2 बराबर L/5 हो गया है। देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, फिर देखते हैं हम लोग इसको। R1 की जगह 5, R2 हमको निकालना है बराबर L1 की जगह L, L2 की जगह L/5 हो गया। ठीक, ये ऊपर जाएगा तो 5/R2 बराबर 5L/L, L से L कैंसिल हो गया, तो R2 बराबर ये सॉरी यहाँ पे 5/5 निकट जाएगा, तो R2 का मान आ जाएगा 1 ओम। देखो ये दे रहा है, हाँ सही है आंसर। चल ठीक है, 1 ओम। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये समझो। कह रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है। तो देखो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, ठीक, ये किसका मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ठीक, जैसे ये ऊर्जा का मात्रक होगा। किसका मात्रक होगा बेटा, ऊर्जा का। क्यों, समझो मेरी बात। जैसे यहाँ पे देखो विद्युत शक्ति, विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा और विद्युत आवेश। हमको विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक जूल हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक पावर यानी कि शक्ति हॉर्स पावर वाट हो जाएगा, सॉरी विद्युत शक्ति। अच्छा, किलोवाट घंटा का मात्रक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का। तो 20 नंबर का सवाल देखिए, 20 नंबर का सवाल अच्छा सवाल है। हम इसको खत्म करके यहाँ पे कर देते हैं। देखो यहाँ पे 20 नंबर का सवाल देख लीजिए। चलिए 20 नंबर का सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बेटा कि यदि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट यानी V बराबर है 12 वोल्ट और 30 वाट लिखा है, W बराबर है 30 वाट, ठीक लिखा है, तो प्रवाहित धारा होगी I का मान आपसे पूछ रहा है। आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा W बराबर, फार्मूला W बराबर VI पढ़ा है ना। यहाँ से हमको चाहिए I, तो हो जाएगा W अपान V। बेटा I बराबर W की वैल्यू कितना है 30 और V की वैल्यू कितना है, सॉरी हमने 20 लिखा है, शायद 12 है क्या, 12 है, सॉरी हमने 20 लिख दिया यहाँ पर, ये 12 है, तो 12 हो जाएगा। काट दे हम लोग इसको, 12 दूना 24, ठीक पॉइंट लगाओ, 24 6 12 पंचे 60, तो I की वैल्यू कितना आ गई 2.5 एम्पियर। नोट कर लीजिए। ये रही बेटा आज की क्लास। हमने इस क्लास में 1 से लेके 20 तक के MCQ सॉल्व किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया हूं, मैं आपको समझाया हूं। अब आपको कैसा लगा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा आप इस वीडियो में। और आज देखो मैं कुछ अलग लुक में था आपके सामने, कोई नहीं, पढ़ने से मतलब रखिए और क्या करना है कि नहीं। और अगर ये वीडियो बेहतर लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप कमेंट करिएगा कि इस वीडियो में क्या चीज है जो कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है और क्या चीज बहुत ही अच्छी है, इस पे आप फोकस करिएगा। और मैं आपको नेक्स्ट डे यानी कि ये नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल भी उसी टाइम पे, जैसे आज आपको 5 बजे तक वीडियो मिलेगी, 5 मतलब कि आज 5 बजे से वीडियो, तो कल भी इसी तरह आपको हर रोज एक वीडियो इसी चैनल पे यानी इसी के आगे जरूर मिलेगी। रोज रोज आप जैसे कि MCQ खत्म होंगे तो हम इस पे जो वेरी शॉर्ट होंगे वो लेके आएंगे, फिर वेरी मतलब कि हल्का सा बड़ा, जैसे क्या बोलते हैं इसमें है क्या, सॉरी, ऐसे कि देखो बेटा ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग इसके ही पढ़ेंगे आगे एक एक चीज, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे एक एक, फिर उसके बाद इसमें अति लघु पढ़ेंगे, फिर दीर्घ पढ़ेंगे, ऐसे करके। और चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त एकदम मजे से पढ़ते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आप।